नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण क्या था? तो नास्तियों ने जो अपराध किए वे खास तरह के मूल्य, मान्यता, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नास्ती विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, या तो उनसे बेहतर थे या उनसे कमतर थे। इस नजरिए में ब्लांड नीली आंखों वाले, कौन से? ब्लांड, नीली आंखों वाले, नाखड़क, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते हैं। यहूदियों ने नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता है। क्या माना जाता है? आर्यों का कट्टर शत्रु, आर्यों का कट्टर शत्रु। क्या? शत्रु, दुश्मन, कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनकी बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविका का सिद्धांत दिया। क्या किया? क्या दिया सिद्धांत? किसने दिया? स्पेंसर ने। स्पेंसर हुए स्पेंसर। स्पेंसर ने क्या दिया सिद्धांत? अतिजीविता का सिद्धांत। क्या? अतिजीविता का सिद्धांत। अतिजीविता सिद्धांत, अतिजीविता का सिद्धांत दिया। सर्वाइवल ऑफ द फर्स्टेट, जो योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। क्या विचार दिया? कि जो सबसे योग्य है, जो सबसे योग्य है वही बचेगा। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है, वही जो भी प्रजातियां वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत, डार्विन ने क्या दिया? डार्विन कौन हुए? डार्विन तुम्हारे फूफा हैं? डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया, क्या बताया? विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। क्या लिया? डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नास्तियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है। भाई नास्तियों की दलील बहुत ही सरल थी। क्या? कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। कमजोर नस्लें क्या होंगी? खत्म हो जाएंगी। और आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ, आर्य नस्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ। आर्य, भाई हमारे भारत में आर्य है ना, तो आर्य नस्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसने अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू क्या था? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। क्या था? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। अपने लोगों को बसाने के लिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाना जरूरी है ना? ज्यादा ज्यादा इलाकों का पर कब्जा करेंगे तभी तो लोग बसेंगे, है ना? जब ज्यादा से ज्यादा भूमि पर कब्जा होगा तो लोग बसेंगे। बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना पड़ेगा। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह की जर्मन राष्ट्र के लिए
संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। क्या बना? पहली प्रयोगशाला कौन बना? पोलैंड। पोलैंड प्रयोगशाला बना। नस्लवाद राज्य की स्थापना कैसे हुई? नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई? नस्लवादी राज्य नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे हुई? देखो, सत्ता में पहुंचते ही नास्तियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के लिए सपनों को लागू करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। क्या मानते थे? अवांछित मानते थे। अवांछित। जिन्हें वे अवांछित मानते थे उनको खत्म करना शुरू किया। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नाकडंक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ऐसे ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकाल सकते हैं कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथेनेसिया का नाम सुना है किसी ने? यूथेनेसिया इसको बोलेंगे दया मृत्यु। क्या बोलेंगे? दया मृत्यु। यूथेनेसिया, दया मृत्यु। कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। या तो मानसिक रूप से क्या मानते थे? अयोग्य मानते थे, या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। उनको सबको क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया, इसके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिष्ट थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों, जर्मनी में कौन रहते थे? जिप्सी लोग रहते थे। जर्मनी में जिप्सियों और अश्वेतों को पहले तो जर्मन की नागरिकता छीन ली गई उनसे और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मन ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। गुलाम देखा है आपने? नहीं देखा? उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। ठीक है ना? उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। इंसानी बर्ताव के लायक ही नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नात्सी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ और यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी है। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह का नाम सुना है किसका? ईसा मसीह का नाम। ईसा मसीह किसने सुना है? ईसा मसीह का नाम सुना है? नहीं सुना? ईसा मसीह का नाम किसने सुना? ईसा मसीह। ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। क्या थे? हत्यारे थे।
आदतन हत्यारे थे और क्या थे? सूदखोर। क्या थे? सूदखोर। सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे? घेटो कहा जाता था। उन्हें क्या कहता था? घेटो। घेटो यानी कि क्या मतलब होगा इसका? दड़बा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? दड़बा। दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन इंसानियत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए थे। जानते बूझते हुए क्या हुआ? जर्मन संस्कृति में ही ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यहूदियों को क्या किया जाए? पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, उनका पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। और 1933 से लेकर 1938 तक नास्तियों ने यहूदियों को तरह तरह के आतंकियों के जरिए, लड़ाई के जरिए बहुत आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई, क्या हो गई कि यहूदी घर छोड़कर जाने लगे। अब आपके साथ कोई ऐसा कर दे कि आप मजबूर हो जाएं, आप क्या हो जाएं? मजबूर हो जाएं घर छोड़ने पर। तो ऐसे ही यहूदी भी देश छोड़कर जाने लगे और 1939 से 45, 1939 से 1935 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई। गैस चैम्बर था, घुसेड़ दिया, गैस खोल के और मार दिया, है ना? बदबू से ही मर गए हैं। जहरीली गैस छोड़ दी। कौन सी? जहरीली गैस छोड़कर मार दिया। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए? यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया कोई बताएगा? यूटोपिया, 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 यूटोपिया। देखो, युद्ध के साय में नास्ती अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोग या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए और जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। एक ही सिक्के के। और सिक्के के कितने पहलू होते? दो, तीन नहीं होते। अगर सिक्का खड़ा हो गया तो एक में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरी पोजीशन खड़े की भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है ना? कौन कौन सहमत है मेरी इस बात से? हाँ, चलें, समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो, तो देखो क्या था? एक सिक्के के दो पहलू बन गए थे। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असाब छोड़कर भागने के लिए क्या कर दिया गया? मजबूर कर दिया गया, ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर क्या किया जा सके? वहां लाकर उन्हें बसाया जा सके। क्लियर हो गई बात? वहां लाकर क्या? बसाया जा सके।
आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों, जो नस्ल की क्या करते थे, छानबीन करते थे, बताते थे चेक करके, है ना, तो नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था। अगर पॉजिटिव आया तो ठीक, नहीं आया तो अनाथ आश्रम में डाल दिया, ठीक है ना, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे क्योंकि देखभाल होती नहीं थी। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए जहां यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था, समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ी में भर भर कर, एकदम भूस की तरह भरकर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। कहां लाया जाने लगा? मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। और पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेलसेक, ओजविस्त, सोबिबोर, त्रोम्बलिका, चेल्मनो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। जैसे कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।